हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, आज है 8 जनवरी 2021 और आज के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उस पर सारे क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग विश्लेषण पूर्वक करेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप आज के जितने भी क्वेश्चन आज बनेंगे उस पर बहुत ही विश्लेषण पूर्वक बताया गया है, तो आप ज़रूर कलम और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है गुजरात सरकार ने। ये योजना है क्या? तो ये जो है सिंचाई के लिए दिन के समय जो है आपको बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मकसद से शुरू किया गया है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। मतलब इस बीच में सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बिजली की आपूर्ति लगातार की जाएगी ताकि किसानों को कृषि करने में मदद हो। तो किसान सूर्योदय योजना किसने लॉन्च किया? तो गुजरात सरकार ने। अब चलिए गुजरात की बातें करते हैं। तो गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात का गठन हुआ था। गुजरात में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 182। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? 26। और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 11। रण उत्सव, उगादी उत्सव ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो गुजरात में ही मनाए जाते हैं। साथ ही साथ किसान सहाय योजना भी गुजरात सरकार ने लॉन्च की। किसान सर्वोदय योजना भी, सूर्योदय यहाँ पर है और वो है किसान सर्वोदय योजना भी। दोनों नई सौर ऊर्जा नीति का भी घोषणा, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा गुजरात सरकार ने की है ना। लिथियम रिफाइनरी की भी स्थापना की गई है। कहाँ? गुजरात में, है ना। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लिथियम रिफाइनरी की स्थापना भी गुजरात में ही किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा पार्क, है ना, का भी स्थापना कहाँ किया गया? तो गुजरात में ही किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो विजय रूपानी, है ना। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? अरूप कुमार गोस्वामी। एक कहाँ गए हैं? तो एक कहाँ से गए हैं पहले जानिए। तो इससे पहले सिक्किम, कहाँ के? सिक्किम राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। वहाँ से इनको बदल करके ट्रांसफ़र करके कहाँ का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया? तो आंध्र प्रदेश का। देख ही रहे आप। और आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश सिक्किम के जो थे आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मतलब एक दूसरे के जगह पर चेंजिंग हुए। तो बताइए, तो सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश? तो ये थे जेके माहेश्वरी। कौन? जेके माहेश्वरी को सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। चलिए आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में बातें करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान में अभी कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा की कुल सीट कितना है? 11 और विधानसभा की सीटों की kuल संख्या है 175। तो इन सारी बात को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किस देश ने? तो इजराइल ने। भारत और इजराइल दोनों मिलकर के सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए अब आया है इजराइल।
तो इजराइल की बारे में बातें कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा क्या है? न्यू शेकले का क्या है? न्यू शेकले। संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम है नेसेट। क्या है इजराइल के संसद का नाम? नेसेट। तो इन सारी बात को याद रखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में थे बेंजामिन नेतान्याहू, लेकिन इनकी सरकार गिर गई है और फिर से इजराइल में तीसरी बार लगातार वहाँ सरकार गिरी है और अभी एक बार फिर से वहाँ चुनाव कराने की ज़रूरत है। तो चलिए इतना बातें आप याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है 2015 के परमाणु समझौता का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। कौन किया है? हालांकि यूरेनियम रखने की बात नहीं थी पर्सनल अपने पास, लेकिन फिर भी इस समझौते के उल्लंघन किया है। कौन किया है? तो ईरान किया है। और ईरान ही समझौते का उल्लंघन करके 20% तक यूरेनियम का संवर्धन अपने क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया है। तो आप चलिए ईरान आए हैं तो ईरान की बात करते हैं। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। मुद्रा क्या है? तो रियाल। ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है ना। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो किसने संभाला है? अतिरिक्त महानिदेशक, है ना। अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाले हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। कौन? मेजर जनरल गौतम चौहान। इस मानवाधिकार सेल का गठन केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2019 ईस्वी में ही किया गया था। कब? अगस्त 2019 ईस्वी में सेल की गठन की मंजूरी दी गई थी। इस सेल का कार्य क्या है? तो इस सेल के गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, प्रतिबद्धता को प्रकट करे, है ना, अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखे। चलिए तो इसके लिए मानवाधिकार प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है मानवाधिकार सेल का? तो मेजर जनरल गौतम चौहान ने। अब चलिए इंडियन आर्मी आई है तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इंडियन आर्मी का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को इंडियन आर्मी का गठन हुआ। आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, है ना। फिर आप चलिए 3 सेनाएं नेवी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो नेवी का गठन कब हुआ था? तो नेवी का गठन 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इंडियन नेवी का गठन हुआ था। 26 जनवरी कितना? 1950 ईस्वी को। चलिए अब इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात, तो इंडियन एयरफोर्स का गठन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। इंडियन आर्मी के अभी सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष तो मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है? बिपिन रावत। इनसे पहले जो थल सेना के अध्यक्ष थे बिपिन रावत। तो जरूर आप इन सारी बातों को याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की गई? तो किसके बीच? तो ये मंजूरी प्रदान किया गया है जापान, भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की गई है। अब है क्या, इसके बारे में जानिए। तो इसके तहत इन दोनों समझौते के तहत क्या है कि जापान के मांग है कि जापानी भाषा में परीक्षा उत्तीर्ण कर सके कामगारों को 14 क्षेत्रों में जापान में रोजगार दी जाएगी, है ना। मतलब जापानी भाषा में जो स्किल्ड होके, तो उसके लिए यहाँ के नागरिक को जापान सरकार रोजगार देगी और वहाँ के स्किल नागरिक के रूप में नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो 14 क्षेत्रों के लिए जापानी भाषा में
उत्तीर्ण जो एग्जाम करेंगे उन्हीं को ये रोजगार प्रदान करने पर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो जरूर याद रखिए। अब आई है जापान। चलिए जापान के बारे में बातें कर लेते हैं। जितने भी सारे इस पर पॉइंट बनेंगे उन सारी की बातें करते हैं। पहली बात है तो फाइव आइज नामक खुफिया एजेंसी में साझेदार, मतलब फाइव आइज नामक खुफिया साझेदार संगठन में शामिल होने वाला एक कौन सा देश बन गया था? तो ये बन गया था 5वां देश खुफिया एजेंसी। चूंकि ये बनाया क्यों गया था फाइव आइज? तो फाइव आइज इसलिए बनाया गया था कि वर्तमान समय में चीन और दक्षिण कोरिया का दबाव एशिया पर बढ़ते जा रहा है ना। दक्षिण कोरिया की तो कम, लेकिन चीन का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ये जो है एशिया के चौधरी और पूरे विश्व के चौधरी साबित होना चाहता है, मतलब शक्तिशाली अपने आप को साबित करना चाहता है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए फाइव आइज नामक एक संगठन साझेदार बना था, उसी में जापान भी शामिल हो गया है कौन कौन देश? तो ये आपको याद रखना है। अमेरिका है, इसका साझेदार देश में कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है ना, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन कौन? 6 देश हो गए। छठा देश बना जापान शामिल होकर के। अमेरिका, सुन लीजिए गौर से, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जापान। अगले प्रश्न की बात, हाँ, और भी 2050 तक, कितना ईस्वी तक? 2050 ईस्वी तक जापान जो है कार्बन, अपने आप को कार्बन मुक्त घोषित करने की घोषणा की है ना। और भी जानिए 2020, हालांकि अब इसे टाल करके 2021 कर दिया गया। 2021 कब? 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो जापान के टोक्यो में होगा, है ना, जिसका मस्कट या शुभंकर कहें तो क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी। क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में होगा, जिसका मस्कट क्या है? मतलब शुभंकर बिंग ड्वेन। ये भी आप याद रखिए। साथ ही साथ जापान ने घोषणा की है कि क्या घोषणा की है? कि लकड़ी का अंतरिक्ष यान ये बनाएगा और अंतरिक्ष में भेजेगा। चूँकि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा मलबे होने के कारण अंतरिक्ष प्रदूषित हो रहा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके लकड़ी का अंतरिक्ष यान ये बनाएगा, लकड़ी का सैटेलाइट बनाएगा, जिससे कि जब इसकी आयु समाप्त हो, मतलब ये खत्म हो जाए, तो अंतरिक्ष में कूड़ा कचरा के रूप में नहीं फैले और अंतरिक्ष कम प्रदूषित हो। तो लकड़ी का सैटेलाइट बनाने की भी घोषणा किया है किसने? जापान ने। और भी याद बात रखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी की भी घोषणा की। किसने किया? तो क्लाइमेट इमरजेंसी की भी घोषणा किया है कौन? जापान ने। जापान की राजधानी कहाँ होती है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, है ना। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा। आप जरूर याद रखिए, बहुत ही टेढ़ नाम है। चलिए, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। अब आगे बातें करते हैं। कहता विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल जल मार्ग के लिए कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किया है। ये दिया क्यों गया है? तो इसलिए दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, कौन सी नदी? हुगली नदी से जो व्यापार किए जाते हैं जलमार्ग के माध्यम से, तो उसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 105 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। इसका कहना यह है कि वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल के माध्यम से जो माल ढुलाई सप्लाई की जाती है, तो इसको कम कर करके और जलमार्ग के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है।
क्यों? क्योंकि जलमार्ग के माध्यम से जब कोई भी माल या मतलब काम किए जाएंगे तो प्रदूषण कम पैदा होंगे, जिससे वातावरण को कम नुकसान होगा। तो इस परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से ही 105 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर दिया गया है। अब चलिए विश्व बैंक की बात आई है। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 ईस्वी में। कहाँ? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, मालपास। कहाँ के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के, ये भी याद रखिए। चलिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। अभी हाल ही में वहाँ चुनाव होने वाला भी है ना, ममता बनर्जी है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें 294 हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। तो इन सारी बात को आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की? तो लॉन्च पैड योजना क्या है? लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है किसने? सबसे पहले जानिए, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्यों किया गया है? तो लड़की हो या लड़का, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में से किसी को भी रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। कौन सी योजना? युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। अब चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है 230+1। 230+1 क्या है? तो 230+1 मतलब 230 निर्वाचित होके जाएंगे और एक को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 11। मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कार्यकारी राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के। और भी जानिए, तो मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया जाएगा। अभी पता है आपको कि भारत के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ही ISO की मानक रैंक प्रदान किया गया है ना। मतलब एक तरह से वो कहिए कि बहुत ही कम गंदगी वहाँ पर रहता है, साफ सफाई में आगे हैं। तो ISO का स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ही प्रदान किया गया है। चलिए और भी बात करिए। तो अभी हाल ही में तेंदुए की रिपोर्ट आई थी। तो तेंदुए के रिपोर्ट में सबसे अधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये भी याद रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या है ना। और मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, कितने शहर को? 2 शहर को, मतलब ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर घोषित किया है। मतलब विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल किया है। यूनेस्को ने ही पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर पन्ना टाइगर को बायोस्फीयर का दर्जा दिया है। मांडू महोत्सव, मिर्ची महोत्सव और नर्मदा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। और भी जानिए, तो धर्म स्वातंत्र विधेयक को भी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। ये है क्या? तो जबरन किसी से शादी कर लेना या किसी को धर्म परिवर्तित करना, इस तरह से प्रेस करने के लिए यदि कोई करता है तो उसे मिनिमम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में कहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में, रामलिंगेश्वर पार्क। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में गंजाम जिले के बिरहाम जिले में स्थित है उड़ीसा। अब चलिए उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा
के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में कौन बने? तो बने हैं J.S. मुरलीधर। कौन? J.S. मुरलीधर। ये भी आप याद रखिए। पारिश्रम पोर्टल का भी घोषणा किया था कौन? उड़ीसा सरकार ने। अभी 5 बार से लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? नवीन पटनायक। 2023 का हॉकी विश्व कप भी कहाँ होगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। 2018 का भी हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में ही हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कि उड़ीसा के राउरकेला में, कहाँ? उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब चलिए कुछ स्टैटिक बातें करते हैं। यहाँ की विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 147, लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 21 और राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या है 10। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश ने टैम्पोन टैक्स, कौन सा टैक्स? टैम्पोन टैक्स खत्म किया। तो किस देश ने खत्म किया है? तो ब्रिटेन ने। ये है क्या? टैम्पोन टैक्स क्या है? तो टैम्पोन टैक्स है महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगाए जाते थे, 5% जो वैट लगाया जाता था, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इसी को समाप्त करने की घोषणा की है। किसने किया है? ब्रिटेन। अभी भारत की बात करें तो भारत में पहले भी टैम्पोन टैक्स को मतलब जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर, महिलाओं के लिए जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होता है उस पर टैक्स को ख़त्म इंडियन गवर्नमेंट भी किया है, इससे पहले ही किया है। तो टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कौन किया? ब्रिटेन ने। अब चलिए ब्रिटेन अभी हाल ही में मेरे प्यारे दोस्त सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा में है कि हम 2021 के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले थे? बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। क्यों रद्द की? तो वहाँ पर लगातार कोरोना का नए मामले मिल रहे हैं, कोरोना महामारी और भी तेज़ी से फैल रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बोरिस जॉनसन ने ही अपने देश में रहने की घोषणा की है ताकि उसके समुचित उपाय किए जाएं कोरोना से बचने के। और दोबारा सख्त लॉकडाउन को घोषणा की है। कौन? दोबारा सख्त लॉकडाउन की घोषणा भी ब्रिटेन सरकार ने की है। अभी हमने एक दिन पहले आपको बताया कि जर्मनी सरकार ने भी सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। वहाँ पर भी दिसंबर में एक दिन में 1000 कोरोना से मौत हो गई थी। तो 2 देश अभी दोबारा लॉकडाउन लागू किया है, ब्रिटेन और जर्मनी। इन दोनों बात को आप याद रखना है। ब्रिटेन और भी चर्चा में था ब्रेग्जिट को लेकर के ब्रिटेन चर्चे में था। ब्रेग्जिट है क्या? तो ब्रेग्जिट एक यूरोपीय देशों का समूह है और ब्रेग्जिट में जो देश रहेगा तो उसको मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट नहीं दी जाएगी। मतलब जो यूरोपीय संघ तय करेगा कि आपको कहाँ व्यापार के क्षेत्र में करना है तो वहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन से जहाँ पाएगा वहाँ पर व्यापार कर सकता है। जैसे इंडिया ब्रेग्जिट में, इंडिया यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, मतलब भारत जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, तो ये अपना व्यापार स्वतंत्रतापूर्वक करता है। किस देश के साथ हमें करना है, किस देश के साथ नहीं करना है, इस तरह का कोई दबाव नहीं है। तो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है ब्रिटेन को ब्रेग्जिट होने के लिए। तो अब ये ब्रेग्जिट से बाहर हो गया है ब्रिटेन, ये भी आपको याद रखना है ना। अब चलिए ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो हमने आपको एक और भी बताया एक बार। मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप रेगुलेटरी बनाए रखते हैं, प्रतिदिन हमारे वीडियोज को देखेंगे तो आपको एक सप्ताह के पूरे करंट अफेयर्स रिवीजन मिलेंगे। आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन करके ही अपना करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ रेगुलेटरी बनाए रखिए। चलिए ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन किसको कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। तो इंग्लैंड किसको? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, मतलब इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। लेकिन यदि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड, कौन सा? नॉर्थ आयरलैंड को यदि मिला दिया जाए
नॉर्थ आयरलैंड को, तो इन सारे को चारों को मिला करके क्या बन जाता है, यूके बन जाता है। तो यूके समझिए, यूके में कितने देशों की संख्या है, 4। कौन कौन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। मतलब इस तरह से 4 देश को यदि मिला दिया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी।